आज की इस क्लास में हम शाहजहां को पढ़ने वाले हैं। शाहजहां हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको? शाहजहां ऐसे लिखते हैं। यह प्रमुख शासक है, मुगल के शासक है, ठीक है, जो अभी आफ्टर अकबर, ठीक है, ये फ्लोरिश, अभी जो मुगल साम्राज्य है इनके शासन में फ्लोरिश ही हो रहा है। कैसे हो रहा है? फ्लोरिशिंग टाइम चल रहा है अभी, ठीक है। लेटर ऑन ये क्या डेक्लाइन टाइम चलेगा, कब चलेगा? 1707 के बाद वो उनका डेक्लाइनिंग पीरियड होगा, बट अभी ये फ्लोरिशिंग पीरियड इनका। और ये कब से चल पड़ा है? 1526 से, और 1707 तक चलेगा। तो शाहजहां का जो पीरियड होता है, ठीक है, तो शाहजहां जो शासन करते हैं, इससे पीछे अभी कल किसको पढ़ा था हमने? जहांगीर को। किसको पढ़ा था? जहांगीर को। हाँ जी, कब से कब तक शासन किया था उसने? 1605 से 1627 तक, ठीक है, यानी कि 1627 तक। और जो ये शाहजहां आते हैं तो ही विल रूल, ठीक है, ही हैज रूल्ड, यहाँ पे लिखेंगे आप 1627 टू 58, यानी कि 1658 तक करता है ये शासन। कितने से कितने पीरियड तक करता है? 1627 से लेकर 1658 तक ये शासन करता है, ठीक है। तो इसके बाद ये यहाँ पे जो मेजर पॉलिसीज अडॉप्ट करता है, दैट इज द डेक्कन पॉलिसी वाज सक्सेसफुल हियर, ठीक है। यहाँ पर कौन सी पॉलिसी सक्सेसफुल हो जाती है? डेक्कन पॉलिसी, यानी कि जो मुगल है वो अभी डेक्कन की तरफ जाने का प्रयास कर रहे थे, मतलब कि अभी वो डेक्कन में नहीं पहुंचे थे। डेक्कन का मतलब कि जो हमारा भारत का दक्षिण भारत है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर अभी मुगलों का शासन नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर वो आने में सक्षम हो गए थे। किसके माध्यम से? शाहजहां के माध्यम से, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? पहला पॉइंट है, दैट इज द डेक्कन पॉलिसी वाज सक्सेसफुल। वी कैन राइट हियर first point is Deccan policy was successful. डेक्कन पॉलिसी वाज सक्सेसफुल, यानी कि यहाँ तक आने में वो सक्षम हो गए थे। एंड औरंगजेब, ठीक है, मतलब कि उस समय डेक्कन में जो वाइस रहे थे वो कौन थे? औरंगजेब। औरंगजेब वाज वाइस रॉय ऑफ द डेक्कन। यहाँ पे आप इसमें डेक्कन की बात करेंगे तो औरंगजेब was the viceroy of the Deccan, ठीक है, ऑफ द डेक्कन, ठीक है, DECAN होता है ये, है ना, DECAN, डेक्कन। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट आ गए। तीसरा पॉइंट क्या था कि आफ्टर दिस ही आल्सो कैप्चर्ड बीजापुर एंड गोलकोंडा, मतलब इसके बाद जो इसने फर्दर जो ऑक्यूपेशन किया, मतलब सॉरी, इसको कैप्चरिंग किया, ठीक है, ऑक्यूपेशन नहीं बोलेंगे, इसमें जो वर्ड यूज होगा कैप्चरिंग, ठीक है। ही कैप्चर्ड द गोलकोंडा एंड बीजापुर, ठीक है, यहाँ से इसे ऐसे लिख सकते, कैप्चर्ड गोलकोंडा एंड बीजापुर, गोलकोंडा एंड बीजापुर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे शाहजहां आल्सो ऑक्यूपाइड कंधार। कंधार कहाँ पे था? अफगानिस्तान में, ठीक है, कंधार अफगानिस्तान में था, ठीक है। शाहजहां आल्सो ऑक्यूपाइड कंधार, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप? नेक्स्ट पॉइंट है शाहजहां, ठीक है, आल्सो ऑक्यूपाइड कंधार, ठीक है, कंधार। ऐसे हिंदी में ऐसे लिखते इसको, कंधार, ठीक है। शाहजहां आल्सो ऑक्यूपाइड था कंधार, ठीक है, ये आएगा। इसके बाद दो मतलब इसके जो हमें अब रिसोर्सेज का पता कहाँ से चलता है? बल्कि शाहजहां वगैरह के लिटरेरी रिसोर्सेज में कहीं भी हमें होना चाहिए मेंशन, है ना। तो जो लिटरेरी रिसोर्सेज है, फॉरेन अकाउंट्स में हमें इसके बारे में पता चलता है। इसमें फॉरेन अकाउंट्स है, फॉरेन अकाउंट्स, तो उसमें 2 व्यक्ति मेजर है, एक बार्नियर और दूसरा टोवर्नियर,
कौन सा आ जाएगा? वर्नियर, BERNIER, वर्नियर, BERNIER, वर्नियर, और टोवर्नियर, TOVERNIER, टोवर्नियर। जो वर्नियर थे दैट इज द फ्रेंच फिजिशियन। वर्नियर की कौन थे? फ्रेंच फिजिशियन, ठीक है। और जो आपके टोवर्नियस थे दैट वाज द फ्रेंच ट्रेवलर, ठीक है। ये कौन था? फ्रेंच ट्रेवलर, ये फ्रेंच ट्रेवलर थे। कई बार इनके नाम पूछ लेते हैं ऐसे इन जनरल की, कौन थे, कब आए थे, किसके टाइम आए थे, तो आपको ये वहां पे याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास लिटरेचर ड्यूरिंग द शाहजहां, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम? लिटरेचर, लिटरेचर ड्यूरिंग द शाहजहां टाइम, शाहजहां टाइम, शाहजहां टाइम, लिटरेचर ड्यूरिंग द शाहजहां टाइम। तो इसमें पहला जो आएगा दैट इज द पादशाहनामा। क्या आएगा? पादशाहनामा। पादशाह भी बोला जाता है इसको, ठीक है। क्या बोला जाता है? पादशाह हिंदी में। और इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? PADASH, पादशाह नामा, NAMAH, ठीक है। हिंदी में इसको पद शाहनामा, इस तरह पद शाह नामा, इस तरह से लिखते हैं, है ना। तो ये आप यहाँ पे ये लिखेंगे बाय अब्दुल हमीद लाहौरी, किसके द्वारा लिखा गया था? अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा, ठीक है। लिख लो मैं यहाँ पे अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा ये अमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी। एक पॉइंट ये लिख लिया। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? रास गंगाधर एंड गंगा लहरी। दूसरा पॉइंट लिखो आप। पार नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे ना, ये लिटरेचर है तो ये तो ऐसे ही रहेगा ना, इसमें क्या समझाना। रास गंगाधर, RAS, रास गंगाधर एंड गंगा लहरी, ठीक है। रास गंगाधर एंड गंगा लहरी, ऐसे रास गंगाधर, गंगाधर एंड गंगा लहरी, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बाय जगन्नाथ पंडित, किसके द्वारा लिखा गया? ये जगन्नाथ पंडित, जगन्नाथ पंडित, या इन्हें दूसरा कवि राय के नाम, महाकवि राय के नाम से भी जानते थे। क्या? महाकवि राय, महाकवि राय, ये भी आएगा इसमें, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे आप इसमें? जो ये पदशाहनामा है ये क्या था? पदशाहनामा, बायोग्राफी ऑफ शाहजहां। पदशाहनामा इज द बायोग्राफी ऑफ शाहजहां, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर लिख लेना इसका आंसर, बायोग्राफी ऑफ द शाहजहां, बायोग्राफी ऑफ द शाहजहां। मैंने ये कल भी बताया था आपको ना कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंसेस होता है। बायोग्राफी क्या होती है? जो दूसरों के द्वारा लिखी जाती है। किसके द्वारा लिखा गया था ये? अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। और अगर ये ऑटोबायोग्राफी होती तो कौन लिखता है इसको? खुद शाहजहां, है ना। उसके बाद रामायण एंड प्रबोध चंदोदया, रामायण एंड प्रबोध चंदोदया। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना आपने? रामायण एंड चंदोदया, चंदोदया, ठीक है। चंदोदया, ठीक है। प्रबोध चंदोदया, ठीक है। क्या लिखना है? रामायण एंड प्रबोध चंदोदया, PRABODH, प्रबोध चंदोदया, ठीक है। ये भी लिटरेचर है, मतलब कि शाहजहां के समय के लिटरेचर है, ठीक है। ऑफ मुंशी बनवाली दास, ऑफ मुंशी बनवाली दास,
ऑफ मुंशी बनवाली दास, ऑफ मुंशी बनवाली दास, translated into Persian, translated into Persian, translated into, किसमें करा इसको, translated into Persian by इब्रहर करण, इब्रहर करण, ऐसे IBR, इब्र HAR, हर करण, KARAN, ये इनके द्वारा इसे किस में ट्रांसलेट किया गया, पर्शियन। और ये लिखा किसके, रामायण और प्रबोध चंद्रोदया किसकी थी, मुंशी बनवाली दास की थी, और इसे पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया इब्रहर कर्ण के द्वारा। ठीक है, तो ये भी याद रखना आपने। लिटरेचर में बहुत क्वेश्चन आते हैं लिटरेचर से, मोस्ट ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं, लिटरेचर बेस्ड होते हैं कि भाई ये किसने लिखा, कब लिखा, किसके समय में लिखा, किसके समय में, ये तो आपको पता है कि शाहजहां के समय में लिख रहे हैं। ठीक है, या कौन सा जो या कवि, या मान लो कि कोई पोइट किसके समय में था, ऐसे पूछे, जैसे कि हम अब्दुल हमीद लाहौरी किसके समय में था। ठीक है, तो किसके समय में था, शाहजहां के समय में था। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आएगा यहाँ पे शाहजहां, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये शाहजहां का, हैज चेंज्ड इट्स कैपिटल। ठीक है, मतलब शाहजहां ने अपनी जो राजधानी है वो चेंज करी थी, एंड ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम आगरा टू द शाहजहांबाद। इसने अपनी जो कैपिटल है वो कहां से कहां के लिए चेंज कर दी, आगरा से लेके शाहजहांबाद के लिए कर दी। चेंज्ड इट्स कैपिटल, चेंज्ड इट्स कैपिटल, कैपिटल फ्रॉम आगरा, कहां से, आगरा से शाहजहांबाद, आगरा से शाहजहांबाद के लिए ये अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लेता है। ये मेजरली यहाँ पर जो शाहजहां के बारे में ये जानकारी है ना, मतलब कि मोस्टली इंपॉर्टेंट जानकारी है। ठीक है, वैसे तो बहुत डिटेल है हिस्ट्री में, अगर शाहजहां के ऊपर जाएंगे तो इतिहास कितने साल का हो गया, अगर ये 1627 से लेकर 1658 तक शासन कर रहा है, कितना हो गया, कितना 31 ईयर का है ना, तो 30-35 साल का, जो 30-32 साल का शासन है, वो पढ़ते पढ़ते टाइम लग जाएगा, है ना। बट ये कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे लगा, तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। उसके बाद हम औरंगजेब की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट कौन आएगा हमारे पास है, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब नेक्स्ट शासक कौन है हमारे पास, रूलर कौन है, औरंगजेब है। एंड औरंगजेब कब से कब तक शासन करता है, 1657 से लेकर 1707, मतलब द लास्ट ग्रेट मुगल रूलर कह सकते हैं इसे, आप क्या कह सकते हैं, लास्ट ग्रेट मुगल रूलर, 1657 टू 1707। ठीक है, इसके बाद सारे वीक सक्सेसर आते हैं। यहाँ के बाद क्या होता है, डेक्लाइन ऑफ द मुगल होता है। तो ही इज द स्ट्रिक्ट फॉलोअर ऑफ द शरिया। ठीक है, ठीक है, स्ट्रिक्ट फॉलोअर ऑफ द शरिया, स्ट्रिक्ट फॉलोअर ऑफ द शरिया। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ऑल्सो नोन एज जिंदा पीर और शाही दरवेश। जिंदा पीर, ये बहुत पूछा जाता है कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, मुगल शासक में जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज जिंदा पीर। ठीक है, ये याद रखना है, जिंदा पीर। ठीक है, ऑल्सो नोन एज जिंदा पीर, ये पेपर में आता है ना। और उसके बाद जब औरंगजेब यहाँ पे शासन कर रहा था, तो भारत की स्थिति अब सामान्य से थोड़ी सी डाउन जा रही थी। डाउन का मतलब क्या, और मुगलों की जा रही थी। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर जो लोकल रूलर थे वो यहाँ पे अपने आप को रिवॉल्ट के लिए तैयार कर रहे थे, मतलब कि वो चाहते थे कि भाई मुगलों के साथ हम रिवॉल्ट करें और मुगलों को इस देश से हटा दे, या दिल्ली से मुगलों का शासन हटा दे। ठीक है, तो इसलिए ये क्या चाह रहे थे, ये बार बार इनके साथ रिवॉल्ट करना चाह रहे थे। तो इसमें मेजर जो रिवॉल्ट हो रहे थे वो, अगर आप देखेंगे पंजाब या पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में जाट रिवॉल्ट हो रहे थे। ठीक है, या सिख रिवॉल्ट भी हो सकते हैं।
ठीक है, कौन से रिवॉल्ट हो रहे थे। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ये भारत का मैप, अगर इस तरह से ये भारत का मैप है, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से करते हैं। ये भारत है ना, ये भारत का मैप है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इधर हमारे पास कौन थे, लगभग लगभग इस एरिया में सिख आंदोलन चल रहे थे, सिख रिवॉल्ट। क्या चल रहा था यहाँ पे, सिख रिवॉल्ट चल रहे थे, ठीक है, अगेंस्ट टू द मुगल्स, लगातार लड़ने का प्रयास कर रहे थे। दूसरे, अगर आप यहाँ थोड़े से नीचे को आएंगे, इधर महाराष्ट्र वगैरह में, ठीक है, तो यहाँ पे मराठा वॉर्स, यहाँ कौन से थे, मराठा रिवॉल्ट या कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं, मराठा कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल्स। एंड लास्टली यहीं पे इसी के आसपास थोड़ा सा उत्तर प्रदेश वगैरह में अगर देखें तो सतनामी रिवॉल्ट या जाट रिवॉल्ट्स भी, ठीक है, हरियाणा उत्तर प्रदेश ये वाला जो पोर्शन था, यहाँ पे क्या था, जाट या सतनामी, जाट या सतनामी रिवॉल्ट। तो ये मेजर काइंड्स ऑफ रिवॉल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे थे उस समय, औरंगजेब के शासन के समय। जब औरंगजेब यहाँ पे शासन कर रहा था तो यहाँ पे अलग अलग तरह के रिवॉल्ट्स भी राइज अप हो रहे थे। और इसी तरह से 1707 में फिर हमारे पास क्या आना शुरू हो गया था, 1707 में हमारे पास यहाँ पे सीधे तौर से वीक सक्सेसर आए, तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी भी मजबूत हो रही थी, ठीक है, जो हमारे पास ये वेस्ट बंगाल में जो जैसे आप देख पाते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना वेस्ट बंगाल से सारा का सारा शासन किया 1773 के बाद, है ना, मतलब उन्होंने पूरा का पूरा बैटल ऑफ प्लासी जब उन्होंने विन कर दी, उन्हें दीवानी राइट भी मिल गए थे। फिर 1773 से उन्होंने पहला यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट भी लॉन्च कर दिया था, है ना, मतलब कि एस्टेब्लिश कर दिया था, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। बंगाल को लगभग लगभग उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। तो ऐसे धीरे 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 पूरे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती है। तो यहाँ पर 1707 के बाद वो धीरे 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 क्या कर रहे, अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे। दूसरे थे, फ्रेंच थे या डच थे या आप दूसरे जो डेन्स थे, है ना, या अलग अलग पोर्चुगीज थे, ये सभी यहाँ पे भारत में आगमन कर रहे थे। तो ये किसके शासन में आ रहे थे, मुगल के शासन में आ रहे थे। जितने भी हमारे पास यूरोपियन कंट्रीज या यूरोपियन जो कंपनीज के तौर पे आए थे, यहाँ मर्चेंट, ठीक है, और वो यहाँ पे एज ए ट्रेडर मर्चेंट आते थे और यहाँ पे वो क्या करना चाह रहे थे, भारत के ऊपर कब्जा करना चाह रहे थे। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा सक्षम हुए वो कौन हो गए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी तो सारी है, पोर्चुगीज भी ईस्ट इंडिया कंपनी है और फ्रेंच भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, या और भी जो डेन्स है वो सारे मोस्ट ऑफ द मोस्ट जो हमारे पास इधर से आई वो क्या है, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक नहीं थी, वो बहुत सारी कंपनियां थी, लेकिन इसमें भी अलग अलग थी। जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं हम, इंग्लिश का मतलब क्या है, जो इंग्लैंड वाले हैं, ठीक है, तो इंग्लैंड वाले को हमने क्या बोला, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बोला, ठीक है। तो ये थे मेजरली रिवॉल्ट हुए थे। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है दैट इज द ऑक्शन ऑफ लैंड, ठीक है। यहाँ पे एक सिस्टम फॉलो किया गया कि जो लैंड है दैट विल बी ऑक्शन, ठीक है, मतलब कि उन्होंने उस समय लैंड का ऑक्शन करना शुरू करा था। ऑक्शनिंग ऑफ द लैंड, ऑक्शनिंग ऑफ द ऑक्शनिंग ऑफ द लैंड, ठीक है, यहाँ पे ऑक्शनिंग ऑफ द लैंड होता था। एंड हैव टू पे मोर टैक्सेस, मतलब जहां पे ये ऑक्शन जो जिस लैंड का ऑक्शन किया जाता था उसके ऊपर ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। हैव टू पे मोर टैक्स, हैव टू पे मोर टैक्स, यहाँ पे ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द ऑक्शनिंग ऑफ लैंड। इसको हम क्या बोलते हैं, इजारदारी, इजारदारी, ठीक है। इसको अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो यू कैन राइट हियर इजारदारी, इजारा DARI, इजारदारी। दिस इज कॉल्ड एज द इजारदारी। किस नाम से जानी जाती थी ये, ऑक्शनिंग ऑफ लैंड एट द टाइम ऑफ औरंगजेब इज कॉल्ड एज इजारदारी, ठीक है। एंड उसके बाद एग्जीक्यूटेड नाइन्थ सिख गुरु, ठीक है, एग्जीक्यूटेड नाइन्थ सिख गुरु, कौन, औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब हैज एग्जीक्यूटेड द नाइन्थ सिख गुरु, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप इसको थोड़ा सा चेंज,
एग्जीक्यूटेड 9th सिख गुरु, एग्जीक्यूटेड 9th सिख गुरु, ये आएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो एक सिस्टम चलाया था हमने जागीरदारी का, ठीक है, पहले से चल रहा था जागीरदारी सिस्टम, अब उसमें कुछ लूप होल्स देखने को मिल रहे थे लगातार, तो उसको ओवरकम करने के लिए औरंगजेब ने कुछ प्रयास किए। तो जागीरदार क्राइसिस, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे अब हम नेक्स्ट, दैट इज द पॉइंट टू बी डिस्कस्ड, दैट इज जागीरदारी क्राइसिस। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? जागीरदारी क्राइसिस, जागीरदारी क्राइसिस, ठीक है, जागीरदारी क्राइसिस। मेजर क्राइसिस क्या क्या आ रहे थे यहाँ पे? सबसे पहले मैक्सिमम हिंदू मनसबदार ड्यूरिंग औरंगजेब टाइम, ठीक है, यहां पर क्या हुए? मैक्सिमम जो मनसबदार थे, मनसबदार क्या थे? कल मैंने बताया था ये, मैक्सिमम मनसबदार, मैक्सिमम हिंदू मनसबदार, ठीक है, क्या लिखना आपने? मैक्सिमम हिंदू मनसबदार ड्यूरिंग औरंगजेब टाइम, ड्यूरिंग हिज टाइम कर दिया मैंने ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, ड्यूरिंग हिज टाइम, औरंगजेब टाइम, ठीक है। मनसबदार फ्रॉम नॉर्थ गिवन मनसब इन साउथ लैंड, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना आपने? मनसबदार, जितने भी हमारे पास मनसबदार थे, मनसबदार एक तरह के क्या थे? जागीरदार, मतलब जो लैंड होल्ड करते थे, क्या करते थे? जो लैंड को होल्ड करते थे। तो इसमें लिखा मनसबदार फ्रॉम नॉर्थ गिवन, मनसबदार फ्रॉम, क्या लिखेंगे? नॉर्थ गिवन मनसब इन साउथ इंडिया, मनसब, मनसब क्या था? ठीक है, मनसब इन साउथ इंडिया, नॉर्थ गिवन मनसब इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया का मतलब दक्षिण भारत में, ठीक है। सो ये जो साउथ लैंड थी, ठीक है, साउथ लैंड है ना, साउथ इंडिया या साउथ लैंड, ठीक है, मनसब इन द साउथ इंडिया। और ये अगर हम इसमें साउथ की लैंड की बात करें, साउथ लैंड, तो दैट वाज लो यील्डिंग, मतलब यहाँ पे उतनी ज्यादा पैदावार नहीं हो पाती थी जितनी की नॉर्थ में होती है। वो तो आपको पता कि सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड कौन सी हमारी? गैंगटिंग प्लेन्स, ठीक है, जितने भी प्लेन्स है हमारे पास, नॉर्दर्न प्लेन मोस्ट फर्टाइल लैंड है हमारी, चाहे वो आपका गैंगटिंग प्लेन से आ जाता है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन से आता है, या आपका इंडस प्लेन्स, सतलुज वगैरह के जो प्लेन्स बने पाकिस्तान वगैरह की जमीन काफी फर्टाइल है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मोस्ट फर्टाइल है, क्योंकि ये न्यूली फॉर्म्ड सॉइल से बना है, ठीक है। जितना भी इनके द्वारा एलुवियल इकट्ठा करके लाया गया, वो डिपॉजिट कहाँ किया गया? नदियों के द्वारा प्लेन्स में, तो वहां पर कैसी है? वो फर्टाइल लैंड है, तो इसलिए वो काफी ज्यादा फर्टाइल थी। और जबकि अब साउथ की जो लैंड है वो कैसे है? लो यील्डिंग है, कम फर्टाइल होने की वजह से। तो यहाँ पे क्या हुआ? रेवेन्यू डिक्रीज हुआ, इसकी वजह से यहाँ पे लो यील्डिंग की वजह से रेवेन्यू डिक्रीज हुआ, ठीक है, रेवेन्यू में क्या आया? कटौती होनी शुरू हुई लगातार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा यूज्ड खालिसा लैंड टू गिव जागीर। अब इसके बाद क्या करा इन्होंने? दूसरा पॉइंट था यूज्ड खालिसा लैंड, खालिसा लैंड टू गिव जागीर, टू गिव जागीर, ठीक है, जागीर, जागीरदारी के, जागीर के तौर पे देने के, टू गिव जागीर। एंड स्टार्टेड इंटरेक्टिंग इन सक्सेशन बैटल ऑफ राजपूत, ठीक है, मतलब कि अब यहाँ से राजपूतों के साथ जो लड़ाई है वो होनी शुरू हो गई, कन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए थे, ठीक है। क्या लिख सकते हैं आप इसमें? स्टार्टेड इंटरफेयरिंग, स्टार्टिंग इंटरफेयरिंग इन सक्सेशन बैटल ऑफ, इन सक्सेशन बैटल ऑफ राजपूत। उसके बाद औरंगजेब्स डेक्कन पॉलिसी, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना हमने? औरंगजेब्स डेक्कन पॉलिसी, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारे पास औरंगजेब्स
डेक्कन पॉलिसी, डेक्कन पॉलिसी, औरंगजेब डेक्कन पॉलिसी, यानी कि उसकी डेक्कन के लिए क्या पॉलिसी थी? कैप्चर्ड बीजापुर एंड गोलकोंडा, पहला पॉइंट यहाँ पे सिमिलर वैसे ही, ठीक है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था। कैप्चर्ड किस किस को? गोलकोंडा, ठीक, एंड बीजापुर, गोलकोंडा एंड बीजापुर को इसने कैप्चर किया, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या? डेवलप्ड औरंगाबाद एज अ सिटी, डेवलप्ड औरंगाबाद एज अ सिटी, ठीक है, ये पहला था। दूसरा पॉइंट, डेवलप्ड औरंगाबाद एज अ सिटी, शहर की तरह इसने इसको डेवलप किया। और इसके बाद इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जीक्यूटेड संभाजी द सन ऑफ शिवाजी, एग्जीक्यूटेड, तीसरा पॉइंट क्या लिखना है? एग्जीक्यूटेड संभाजी द सन ऑफ शिवाजी, सन ऑफ शिवाजी, ये मराठा थे। कौन थे? मराठा, ठीक है। और शिवाजी के दो पुत्र थे, संभाजी थे और दूसरा कौन थे? राजा राम थे, दो बेटे है ना, संभाजी और राजा राम। और यहाँ पे जो मराठास होते हैं, कौन होते हैं? मराठा स्टार्टेड, कौन सा वॉर टेक्निक्स थी मराठा की? गुरिल्ला वॉर, मराठा स्टार्टेड गुरिल्ला वॉर, ठीक है। गुरिल्ला मतलब कि वो गुरिल्ला की तरह लड़ने की जो टेक्निक है उनकी, वो उस टेक्निक से वो लड़ते थे, ठीक है। एंड गुरिल्ला वॉर या वॉरफेयर, इसको आप हिडन वॉर भी कह सकते हैं। कैसा कह सकते हैं आप इसको? हिडन वॉर। जो अब जैसे बंदर वगैरह होते हैं ना, कैसे होते हैं? पेड़ में होते हैं ऊपर, अब वो हमें दिखते नहीं है चलते हुए, एकदम से वो अटैक कर दे। अब बंदर जैसे आपने देखा होगा, एकदम से कई बार जैसे आपने कुछ ने हाथ में पकड़ा है तो आपसे वो स्नैच करके एकदम से ले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कब, फिर लगता है जब बंदर पर बैठता है उसको खाना, ऐसा ही होता ना। तो सिमिलरली ये भी कैसे करते थे? ये जैसे जंगलों में रहते थे, एकदम से इनको ये दिखते नहीं थे, जैसे ये कैसे देख लेंगे किसी को, हाँ जी मुगल यहाँ से जाए या कोई भी जा रहा है ना, तो एकदम से ये अटैक कर देते थे, उसको उसी समय वहां पे खत्म कर देते थे, ठीक है। तो इनका एक काफी मतलब कि एक मोस्ट यूज्ड टेक्निक थी ये, टू डू द वॉर या टू टेक द रिवेंज, काइंड ऑफ रिवेंज, बदला लेने के जो ये तरीका था। तो ये गुरिल्ला वॉर द मोस्ट फेमस ऑफ द, किसके लिए थी? मराठा की टेक्निक, ठीक है, मराठा की टेक्निक में गुरिल्ला वॉर आता है। तो एट द एंड, लास्ट में जाके हम यहाँ पे क्या देखते हैं? एट द एंड पॉइंट, जब हम भारत की बात करते हैं, कि कौन से भारत की बात करते हैं? डेक्कन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वॉरियर स्टेट के तौर पे जो उभरते हैं लास्ट में, ठीक है, वॉरियर स्टेट, यहाँ पे क्या देखते हैं आप? वॉरियर स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ किंगडम यहाँ पे बनते हैं, जो हमारे पास कौन कौन से बनते हैं? यहाँ पे आपका एक बन जाएगा सिख, ठीक है, दूसरा बन जाएगा जाट, तीसरा बन जाएगा आपके पास मराठा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे लेटर ऑन काफी समृद्ध शासक बन जाते हैं, मतलब कि ये फिर अपने आप को एक तरह से एस्टेब्लिश कर पाते हैं। और इनके जो वॉरियर स्टेट्स के बाद सक्सेसर आते हैं, तो कौन कौन से आते हैं इसमें? बंगाल, अवध एंड हैदराबाद। सक्सेसर के तौर पे कौन आता है यहाँ पे? कौन आता है? बंगाल, अवध और हैदराबाद, मेजरली ये यहाँ पे आते हैं। इस तरह से ये जो शासन चलता है मुगलों का, मतलब कि ये 1707 तक जो स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं, तो यहाँ तक ये हमने समझा। लास्ट रूलर जो लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर है, इसके बाद तो वीक सक्सेसर है, बट इसके बाद यहाँ पे जो मेजर आता है, ठीक है, वो आता है विजयनगर। ये साउथ में डेक्कन में सबसे ज्यादा समृद्ध शासन के तौर पे या शासक के तौर पे उभरता है, ठीक है।
स्टेट, जो एक मेजर स्टेट बनती है, दैट इज द विजयनगर किंगडम। ठीक है, कौन सा बनता है? विजयनगर किंगडम। वो यहाँ पे साउथ में बनता है, पूरे के पूरे साउथ को विजयनगर फिर रूल करता है, मतलब कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ द डेक्कन का रूल्ड बाय द विजयनगर। ठीक है, ये आता है। और विजयनगर का मतलब क्या है? सिटी ऑफ विक्ट्री। इसका लिटरल मीनिंग ही ऐसा कहा जाता है कि इट इज द सिटी ऑफ विक्ट्री। ठीक है, तो सिटी ऑफ विक्ट्री है। यहां तक आ गया समझ? मतलब कि विजयनगर को अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे, अभी के लेक्चर में यहाँ इतना क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट क्वेश्चन नहीं?